नमस्कार, मैं रवीश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नेहरू का नाम क्या ले लिया, गोदी मीडिया को उनके भीतर एक महान राजनीतिज्ञ यानी स्टेट्समैन नजर आने लगा। कई साल तक नेहरू को कभी पटेल का नाम लेकर तो कभी बोस का नाम लेकर अपमानित किया गया और एक भाषण में 2 पंक्तियों का जिक्र क्या आया, मीडिया को उनका भाषण समावेशी नजर आने लगा है। मौजूदा संसद भवन का आज आखिरी दिन है। अब संसद भवन की बैठक नई इमारत में हुआ करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि यह ऐतिहासिक निर्णयों का सत्र है। वैसे सभी इस बात को भूल गए हैं कि लोकसभा में 4 साल से डिप्टी स्पीकर का पद खाली है। आज प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेताओं के भाषणों को हम विस्तार से कवर नहीं कर रहे हैं क्योंकि हम उनके बयान का वीडियो नहीं दिखा सकते। अफसोस कि संसद टीवी ने अभी तक स्पष्ट नहीं किया है कि हम सदन की कार्यवाही का वीडियो अपने YouTube चैनल के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं। कॉपीराइट के नियमों से बचने के लिए जरूरी था कि देश की संसद अपनी तरफ से भी साफ करती कि इसकी कार्यवाही का वीडियो सभी की संपत्ति है और कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। सांसदों को इस पर ध्यान देना चाहिए और लोकसभा सचिवालय से पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों है। 10 साल के अपने कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके राजनीतिक तंत्र ने जवाहरलाल नेहरू पर जिस तरह से हमला किया है, उन्हें बदनाम किया गया है, उसी नेहरू का नाम लेकर ठंडी छांव की तलाश भी दिखाई देती है। संसद के विशेष सत्र में प्रधानमंत्री मोदी का भाषण स्टेट्समैन की तरह था या नहीं, इसे लेकर गोदी मीडिया कभी कोई अवसर नहीं गंवाता। जब भी प्रधानमंत्री अपने भाषणों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को याद करते हैं, गोदी मीडिया को तुरंत उनमें एक राजनीतिज्ञ नजर आने लगता है। प्रधानमंत्री और बीजेपी के राजनीतिक तंत्र की तरफ से और खुद प्रधानमंत्री की तरफ से 10 साल तक नेहरू को लेकर झूठ और नफरत के प्रचार के बाद 1 या 2 लाइन में उनके योगदान की चर्चा कर देने से क्या प्रधानमंत्री का भाषण महान हो जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इसी सदन में पंडित नेहरू का द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट की गूंज हम सभी को प्रेरित करती रहेगी। आप जानते हैं कि 14 और 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को दिया गया नेहरू का भाषण दुनिया के ऐतिहासिक भाषणों में शुमार किया जाता है। 10 साल तक इस सरकार के दौर में नेहरू का कितना सम्मान हुआ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप के अंकिलों से पूछिए, जिन्हें भेजे गए तमाम मैसेज में नेहरू को कभी मुसलमान तो कभी अय्याश बताकर पेश किया गया। दरअसल आज प्रधानमंत्री मोदी ने उन तमाम अंकिलों और IT सेल के वर्करों की मेहनत पर पानी फेर दिया। वे अब करें तो क्या करें। जिस नेहरू को बदनाम करने में उन्होंने दिन रात पसीना बहाया, जिनकी खातिर बहाया, वही अब कह रहे हैं कि नेहरू का वह ऐतिहासिक भाषण उन्हें प्रेरणा देता रहेगा। तो क्या प्रधानमंत्री का यह संदेश IT सेल वालों तक पहुंचेगा या नेहरू को लेकर जिस तरह कुप्रचार अभियान चलता है वह चलता ही रहेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने यह भी कह दिया कि नेहरू जी के योगदान का गौरवगान सदन में होता है तो कौन सदस्य होता है जिसका ताली बजाने का मन नहीं करता। नेहरू की तारीफ से गदगद गोदी मीडिया तुरंत भूल गया कि 7 फरवरी 2022 को इसी लोकसभा में महंगाई पर बोलते हुए उन्होंने नेहरू का मजाक उड़ाया था और कांग्रेस की तरफ इशारा कर कहा था कि मजा लीजिए। प्रधानमंत्री के यही शब्द थे। यह प्रधानमंत्री का कथन है कि वैसे महंगाई पर कांग्रेस के राज में पंडित नेहरू जी ने लाल किले से क्या कहा वो जरा आपको मैं बताना चाहता हूं। पंडित नेहरू देश के पहले प्रधानमंत्री लाल किले से बोल रहे हैं। देखिए, आपकी इच्छा रहती है ना कि मैं पंडित जी का नाम नहीं लेता हूं, आज मैं बार बार बोलने वाला हूं। आज तो नेहरू जी ही नेहरू जी, मजा लीजिए। आज आपके नेता कहेंगे मजा आ गया। बहस महंगाई पर चल रही थी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने अपने बचाव में नेहरू का इस्तेमाल कर लिया और मजाक भी उड़ा दिया कि जब ग्लोबलाइजेशन का दौर नहीं था तब देश के पहले प्रधानमंत्री देश के सामने देश का पहला प्रधानमंत्री हाथ ऊपर कर देता है। जब आप उनके भाषण का वीडियो देखेंगे, कॉपीराइट नियमों के तहत हम नहीं दिखा सकते हैं, तो आपको पता चलेगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेहरू का कितना सम्मान करते हैं। आप उनके एक भाषण के एक पंक्ति से नहीं जान सकते, उनके कई भाषणों से याद करना होगा। कर्नाटक विधानसभा के पिछले चुनाव में यानी 9 मई 2018 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कह दिया कि जब शहीद भगत सिंह, बटुकेश्वर दत्त, वीर सावरकर देश की आजादी के लिए लड़ते हुए जेल गए तो क्या कोई कांग्रेस नेता उनसे मिलने गया। उन्होंने सीधे नेहरू का नाम नहीं लिया, मगर इशारा उसी तरफ समझा गया। उनके इस बयान के बाद लोग किताबें पलटने लगे और पता लगा कि नेहरू ने आत्मकथा टुवर्ड फ्रीडम में लिखा है कि वे भगत सिंह और जतिंद्र दास से मिलने गए थे। दिल्ली में अप्रैल 1929 में सेंट्रल असेंबली में बम फेंकने के बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त लाहौर की जेल में थे। उसी दौरान जब उन्होंने जेल में भूख हड़ताल रखी तब नेहरू उनसे मिलने गए। 9 और 10 अगस्त 1929 के ट्रिब्यून में भी इस मुलाकात की रिपोर्टिंग हुई थी। गोदी मीडिया आपको याद नहीं दिलाता है। ऐसा कोई मौका नहीं होता जब खुद प्रधानमंत्री और बीजेपी का तंत्र नेहरू पर हमला नहीं करता है। इसी 11 सितंबर को बीजेपी के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया। आज जब भारत प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में दुनिया को आकार दे रहा है और दुनिया संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता के लिए भारत को समर्थन दे रही है, जिसे नेहरू ने तश्तरी में रखकर चीन को दे दिया था। गांधी परिवार का यह देश विरोधी कृत्य आज भी हमारे इतिहास का पीछा कर रहा है, जबकि इसकी विस्तृत कहानी कुछ और है। इस एक ट्वीट से बातें साफ नहीं होती हैं। तो आप देखते हैं कि किस तरह से बीजेपी हर समय नेहरू को निशाना बनाते रहती है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का यह ट्वीट आप देख सकते हैं। उन्होंने 6 हिस्सों में ट्वीट कर बताया कि कश्मीर की समस्या के लिए नेहरू किस तरह जिम्मेदार है। प्रधानमंत्री मोदी ने उनकी गलतियों को ठीक किया है। नेहरू के कारण ही कश्मीर के मामले में भारत 7 दशकों से कीमत चुका रहा है। तब नेहरू के जन्मदिन पर कांग्रेस ने कश्मीर नेहरू मसले पर विस्तृत जवाब दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने भाषण में नेहरू का ही नाम नहीं लिया, कई प्रधानमंत्रियों को याद किया। यह भाषण एक विदाई भाषण था जिसमें कई बातों का जिक्र था। इसे इस तरह से पढ़ना है कि उन्होंने किसी का नाम लेकर
उनके महत्व को स्वीकार कर लिया है, थोड़ी जल्दबाजी होगी। कम से कम नेहरू के बारे में ऐसा कहने से नहीं समझा जाना चाहिए। एक भाषण के बजाय देखना चाहिए कि नेहरू को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी की राजनीतिक लाइन क्या रही है। कभी नेहरू को पटेल का उदाहरण देकर छोटा किया गया, कभी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेकर अपमानित किया गया। इस क्रम में नाना प्रकार के झूठ बोले गए, नए नए तथ्यों को गढ़ा गया। कई मौके पर उनके भाषण हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, जिससे साफ पता चलता है कि वे इस राजनीति में कम से कम अगर किसी का सम्मान नहीं करते हैं तो वे नेहरू हैं। यहां तक कि 3 मूर्ति भवन जिसका संबंध नेहरू के निवास से रहा है, वहां चलने वाली नेहरू मेमोरियल लाइब्रेरी का भी नाम बदल दिया गया। इसी 14 अगस्त को नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम प्राइम मिनिस्टर्स मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी कर दिया गया। प्रधानमंत्री अपने भाषणों में यह सब करते रहते हैं। आज ही संसद के बाहर उन्होंने कह दिया कि रोने धोने के लिए बहुत समय होता है, करते रहिए। बाहर का भाषण जरा अनौपचारिक था, मगर भीतर का औपचारिक भाषण अलग, जबकि दोनों ही भाषण एक ही दिन का था और कुछ घंटों के अंतर पर। इसलिए किस भाषण में वे औपचारिक हैं, सीरियस हैं और किस में नहीं है, यह समझना आपका काम है। अब आप देखिए, जब संसद के नए भवन का उद्घाटन हो रहा था, तब बीजेपी के नेताओं से लेकर गोदी मीडिया तक बताते नहीं थक रहे थे कि पुरानी इमारत गुलामी का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने आज उनकी भी मेहनत पर पानी फेर दिया। उन्हें भी लग रहा होगा कि हमने तो इतनी मेहनत की बताने में कि पुरानी इमारतें गुलामी का प्रतीक है। हम सब ऐतिहासिक भवन से विदा ले रहे हैं। आजादी के पहले यह सदन इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का स्थान हुआ करता था। आजादी के बाद संसद भवन के रूप में इसे पहचान मिली। इसे निर्माण करने का निर्णय विदेशी शासकों का था, लेकिन यह बात हम कभी ना भूल सकते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना देशवासियों का लगा था, पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे थे। क्या आपको याद है कि 28 मई के दिन प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि सैकड़ों साल की गुलामी ने हमसे हमारा यह गौरव छीन लिया। एक ऐसा भी समय आ गया जब हम दूसरे देशों में हुए निर्माण को देखकर मुग्ध होने लग गए। 21वीं सदी का नया भारत, बुलंद हौसले से भरा हुआ भारत, अब गुलामी की उस सोच को पीछे छोड़ रहा है। आज भारत प्राचीन काल की उस गौरवशाली धारा को एक बार फिर अपनी तरफ मोड़ रहा है और संसद की यह नई इमारत इस प्रयास का जीवंत प्रतीक बनी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार भी नहीं कहा कि यह भवन जिसे हम छोड़कर जा रहे हैं गुलामी का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि यह बात हम न कभी भूल सकते हैं। हम गर्व से कह सकते हैं कि इस भवन के निर्माण में पसीना देशवासियों का लगा था, पैसे भी मेरे देश के लोगों के लगे थे। दोनों बयानों को सामने रखकर देखिए ताकि आपको पता चलेगा कि कंफ्यूजन कहां है। उनके आज के तर्क से किसी भी इमारत या सड़क का नाम बदलने की राजनीति फेरे में पड़ सकती है। प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल के डिस्प्ले पिक्चर में पुरानी संसद की फोटो लगाई गई थी, अब बदल दी गई है। भारत मंडपम की तस्वीर लगी हुई है। नई संसद की तस्वीर शायद 19 सितंबर के बाद लग जाए। इसी सदन में किसानों के आंदोलन को आंदोलनजीवी कहने वाले प्रधानमंत्री आज जनता की ताकत को श्रद्धा से याद कर रहे थे। इसी सदन में कांग्रेस को टुकड़े टुकड़े गैंग कहने वाले प्रधानमंत्री मोदी अपने एक भाषण से गोदी मीडिया की किताब में राजनीतिज्ञ विचारक यानी स्टेट्समैन होने का रुतबा हासिल कर रहे थे। पता चलता है कि गोदी मीडिया के भीतर उन्हें लेकर, उनके भाषणों को लेकर किस हद तक एहसास से कमतरी, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है। अब हम उन खबरों को पर रोशनी डालते हैं जिनकी चर्चा संसद में होती तो भाषणों में निखार आ जाता। इसलिए हम उस खबर पर आपका ध्यान चाहते हैं जिस पर कोई कॉपीराइट नहीं है, फिर भी गोदी मीडिया चर्चा नहीं कर पा रहा है। सीएजी ने केंद्र सरकार के बही खाते में भयंकर गड़बड़ी का पर्दाफाश किया है। जो पैसा बही खाते में होना चाहिए वो कहीं और है और कहां है इसकी कोई जानकारी नहीं। यही नहीं, विदेशी कर्ज ज्यादा ना दिखे इसलिए पुराने रेट से हिसाब लगाया गया है ताकि कर्जा कम दिखे। यह रिपोर्ट इतनी हल्की नहीं कि इसे नोटिस ही ना लिया जाए। मोदी सरकार के 10 साल के कामकाज पर गंभीर टिप्पणी करने वाली इस रिपोर्ट का विश्लेषण टेलीग्राफ के आर्य सूर्यमूर्ति और पिनाक घोष ने अपनी रिपोर्ट में किया है। केंद्र का पैसा किसी गुप्त खजाने में चला जा रहा है, कहां जा रहा है पता नहीं। रिपोर्ट इस बात से शुरू होती है कि केंद्र सरकार के बही खाते में ऐसी सड़ांध है जिसे रोकने की कभी कोशिश नहीं की गई। सीएजी की रिपोर्ट में यह बात निकल कर आई है कि नरेंद्र मोदी की सरकार और उनके खजांचियों ने जनता का पैसा गुप्त रूप से कहीं और खपाया है। घोषित कार्यक्रमों का पैसा ऐसे मामलों में खपाया गया जिनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। सीएजी की रिपोर्ट कह रही है कि संसद ने जिन योजनाओं के लिए पैसे मंजूर किए हैं वो पैसा कहीं और लग रहा है, मगर कहां लगाया जा रहा है इसकी जानकारी सीएजी को नहीं मिल रही है। सामान्य दौर होता तो इस बात पर मीडिया में भूचाल आ जाता और सरकार को जवाब देना पड़ता। सीएजी ने अपने पहले की कई रिपोर्ट में भी मोदी सरकार के हिसाब किताब को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। टेलीग्राफ ने जिस रिपोर्ट का अध्ययन किया है वो 27 पन्नों की है और इसका टाइटल है क्वालिटी ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रैक्टिसेस। इसमें 2021-22 के दौरान केंद्र सरकार के खातों की जांच की गई है। इसमें बताया गया है कि केंद्र सरकार अधिभार यानी लेवी और सेस के रूप में जो पैसा वसूलती है वो या तो यूं ही पड़ा हुआ है या फिर उनका किसी और मामले में इस्तेमाल हो रहा है, जबकि नियम है कि आप जिस काम के लिए सेस या अधिभार वसूलते हैं पैसा उसी मामले में खर्च होना चाहिए। जैसे शिक्षा, स्वच्छ भारत, खेती और सड़कों को लेकर पेट्रोल पर सेस लगता है तो यह पैसा खेती और सड़कों के लिए ही खर्च होना चाहिए। सरकार यह भी नहीं बता सकी कि इस पैसे को अगर कहीं निवेश किया गया है तो कहां किया गया है। यही नहीं, सरकारी कंपनियों के शेयरों में भी निवेश होता है लेकिन उन शेयरों की संख्या में भी गड़बड़ी पाई गई है। मोटा मोटी सीएजी ने यह कहा है कि सरकार द्वारा बाहरी कर्ज को कम करके दिखाया जा रहा है। पुराने एक्सचेंज रेट के हिसाब से 4.39 लाख करोड़ का बताया गया है, जबकि 2003 के फिस्कल रिस्पांसिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एफआरबीएम एक्ट में नियम अलग है। अगर एफआरबीएम के नियम के हिसाब से बताया जाता तो 6.58 लाख करोड़ का बाहरी कर्ज नजर आता, यानी करीब 2 लाख करोड़ कम बताया जा रहा है। 2 लाख करोड़ कम करके दिखाया जा रहा है ताकि विदेशी कर्ज आपको ज्यादा ना दिखे। इस रिपोर्ट से संदेह गहराता है कि सरकारी खर्चे का हिसाब किताब जब सीएजी को ही गड़बड़ लग रहा है तब फिर गोदी मीडिया अपनी तरफ से पड़ताल क्यों नहीं करता। एक तरफ सरकार 25,000 करोड़ रुपए की लागत से कन्वेंशन सेंटर बनवा रही
रही है, दूसरी तरफ 3000 लोगों को भूखमरी से नहीं बचा पा रही है। हम रांची स्थित हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन का हाल दिखाने जा रहे हैं, इस उम्मीद में कि प्रधानमंत्री संसद के इस विशेष सत्र के अवसर पर इन कर्मचारियों को वेतन जारी कर देंगे। 2800 हेक्टेयर में फैली एचईसी 1963 से देश की सेवा कर रही है। कहा जाता है कि इसकी मदद से रक्षा से लेकर अन्य क्षेत्रों के कई उद्योगों के लिए मशीनें तैयार हुई और वे खड़े हो सके। इस कंपनी ने रॉकेट के प्रक्षेपण के लिए सबसे संवेदनशील और जटिल उपकरण सिविल बॉडी सिस्टम का भी निर्माण किया है। लेकिन अब यह कंपनी आर्थिक संकट के बहुत बुरे दौर से गुजर रही है। यहां पर करीब 3000 कर्मचारी काम करते हैं, इन्हें करीब 18 महीने से वेतन नहीं दिया गया है। तनख्वाह 21 महीना होने जा रहा है। घर का भाई कपड़ा गहना बेचती है, जमीन बेचती है, बहुत मतलब कर्जा लेके काम चला रहे हैं। क्या करें, बच्चों को पढ़ाई लिखाई बहुत दिक्कत हो रहा है। ऐसा परिस्थिति तब जिंदगी में कभी नहीं देखे, क्योंकि घर का कोई गहना नहीं, सब गहना बेचती है, कोई गहना नहीं बचा है, सब गहना बेचती है। वैसा जमीन भी बेचती है। अब घर में खाली कर्जा पर कर्जा लेकर भी अबे हम महीना में सोचे कि मेरा घर में एक पैसा नहीं है कि हम पैसे बाल बच्चा खिलाएंगे। जैसा मैनेजमेंट चाहेगा वैसा हम काम करने के लिए तैयार हैं। अपना टाइम पर आते हैं, टाइम पर जाते हैं, लेकिन तनख्वाह मिलेगा, हम लोग काम करते रहेंगे। मेरा तनख्वाह के भी अभी काम कर रहे हैं, 21 महीना हो गया तनख्वाह मिलना। समस्या तो अभी जितना आप सुने सर, तो समस्या वैसा ही समस्या है। लेकिन हमको एक चीज़ समझ में नहीं आ रहा है कि देश में इतना कुछ घट रहा है, देश में इतनी सारी कंपनियों का कायाकल्प हो रहा है, बहुत सारे क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट्स की बात हो रही है, बहुत सारी कंपनियों को बैठाने की बात हो रही है, लेकिन जो एक कंपनी मदर इंडस्ट्री है, जो अपने इस बुरे दौर से गुजर रहा है, लेकिन इस बुरे दौर में भी सरकार के साथ खड़ी है, इस बुरे दौर में भी देश के लिए काम करने के लिए तैयार है, उस कंपनी के लिए इतना खराब व्यवहार क्यों किया जा रहा है? पिछले 1 साल से हम लोग जी तोड़ प्रयास कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से मंत्रालय को, सरकार को, मैनेजमेंट को समझाएं कि कंपनी के महत्वता को समझिए कि कंपनी क्या है। ये कोई मोटरसाइकिल बनाने वाली कंपनी नहीं है। ये एक असेंबली लाइन खोल दिए हैं, असेंबली लाइन में मोटरसाइकिल बनता जा रहा है, डिस्पैच होता जा रहा है, कंज्यूमर्स के पास जाता जा रहा है। आप एक ऐसी कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं जिस कंपनी का इंपॉर्टेंस आज ही नहीं, आज से 60 साल के बाद भी होगा, चाहे किसी भी रूप में हो। आज भले ही ये कंपनी इस अवस्था में दिख रही है, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार कौन है? इसलिए क्या यहाँ के काम करने वाले एम्प्लॉइज जिम्मेदार है, यहाँ के वर्कर्स जिम्मेदार है, यहाँ के सप्लाई वर्कर्स जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? ये हम जानना चाहते हैं सरकार से। और सरकार को और किस रूप में हम लोग समझाएं और किस रूप में उनको प्रस्तुत करें अपने आप को, ये सरकार के नुमाइंदे आके बताएं हमको। हम लोग सिर्फ एक तरह से सरकार की नज़र में या किसी की नज़र में बोले तो हम लोग गला फाड़ रहे हैं अपना। हम लोग ढंग से ये भी नहीं बोल सकते कि हम भूखे हैं। समस्या तो अनेक है, जिसका सॉल्यूशन भी एक नहीं निकला अभी तक। पर पिछले 20 महीना से हम लोग को सैलरी नहीं मिला है। पूरे एम्प्लॉय जो है धैर्य खो चुका है, और हम लोग रांची से लेकर करके दिल्ली तक का दौरा लगा चुका है, और डिफरेंट तरीका से भी सरकार को जगाने का भी काम किए हैं। और नो डाउट माननीय प्रधानमंत्री जी भारत के ये सभी प्रधानमंत्री बोले जाते हैं। तो हमारा कहना है कि इतने युग पुरुष होते हुए और इतना बढ़िया जो आज देश विश्व गुरु बनने जा रहा है, और इतने अच्छे प्रधानमंत्री हैं, और उन्होंने रांची झारखंड में यही प्रभात तारा मैदान में आकर के 2013 में बोले थे कि गुजरात फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन की हालत बहुत ही ख़राब था। तो उन्होंने बोले थे कि चीफ मिनिस्टर का फर्स्ट डे था और 3 वीक का टाइम गुजरात के जनता से मांगा था, और गुजरात के जनता उनको दिया गया था, और 3 वीक के अंदर उन्होंने गुजरात फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन का कायाकल्प कर दिए थे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करता हूं कि एचईसी के इस प्रभात तारा मैदान में आकर करके यही चीज़ घोषणा करें कि एचईसी की स्थिति इतनी खराब है, जहां आज करीब 1.5 साल से यहाँ के एम्प्लॉई तरस खाए हुए हैं अपने जीवन यापन को लेकर करके। कितने के बीवी बाल बच्चे को, कितने के बीवी को जैसे मंगलसूत्र, गहना जेवर बिक चुका है, कितने के बच्चे का स्कूल से नाम कट चुका है। तो ये सब दयनीय स्थिति यदि प्रधानमंत्री जी के कान में जाती है, हम लोग को आवाज़ यदि जाती है, और आपके माध्यम से मैं ये आवाज़ देना चाहता हूँ भारत सरकार को कि हमारी आवाज़ को गहन समीक्षा करें, हमारे प्लांट के जो कार्यरत कर्मचारी है, अधिकारी है, उसकी बातों को समझे, और अभी जो स्थिति है उसको गंभीरता से लेते हुए यहाँ के समस्या को जितना जल्द हो सके इसको निदान करें। आप इंटरनेट सर्च कीजिए, पता चलेगा इन कर्मचारियों की हालत को लेकर कितनी रिपोर्ट छपी है। अब तो हर दूसरे दिन छपती है। इसके बाद भी सरकार ने क्यों नहीं कुछ किया? क्या सरकार अब इस बात का प्रदर्शन करना चाहती है कि उससे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता? 18 महीने से किसी घर में सैलरी ना आए तो उस घर की क्या हालत होगी? सरकार इन्हें वेतन नहीं देकर क्या साबित करना चाहती है? राज्यसभा में जब यह सवाल आया तब भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि एचईसी एक अलग स्थापित इकाई है, इसे अपने स्तर पर ही राजस्व का इंतजाम करना होगा। क्या यह जवाब पर्याप्त है? क्या सरकार 3000 कर्मचारियों को वेतन नहीं दे सकती है? सरकारी आयोजनों को भव्य बनाने पर बेतहाशा पैसे खर्च होते हैं, और यहां 3000 कर्मचारी भूखमरी की हालत में हैं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। क्यों नहीं पड़ता? नमस्कार, मैं रवीश कुमार।